तो आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के Q&A करने जा रहे हैं, ठीक है। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपाउंड से है ये। आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग: टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, वेलिन। कितने लोगों को पता है आंसर? हाथ खड़ा करिए जल्दी से। बहुत इजी है, बताया है क्लास में। हिस्टोन प्रोटीन के पास कौन कौन से बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं? कुछ याद आ रहा है? नोट्स में लिख पाया था बेटा? लाइसिन, आर्जिनिन। इसमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? लाइसिन। समझ में आया? हमारा ये सही है, ठीक है। लाइसिन क्या होता है? हमारा बेसिक अमाइनो एसिड। रट जाना चाहिए, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। मैंने पहले भी बताया है, इसीलिए मैं जब क्लास में पढ़ाती हूँ आप लोगों को तो वहाँ पे मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ठीक है। और हाँ, इसको नोट डाउन भी करते रहिए साथ में, क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। जो मैंने बोला था कि न्यू कॉपीज़ बना लीजिए, तो वो बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेटा वॉइस क्लियर है? प्रशांत, प्रिया, वॉइस क्लियर है बेटा? हो गया? क्लियर है? आगे बढ़े। द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर आर। शुगर के पास दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। शुगर मतलब बात यहाँ पर किसकी हो रही है? कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, ठीक है। कौन कौन से? हाँ, कितने लोग? वेरी गुड। फॉस्फेट कहाँ से आ गया जी? ये बताइए। फॉस्फेट शुगर न्यूक्लियो, तो हमारा कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल। कार्बोनिल याद होगा CHO ग्रुप होता है, CO ग्रुप होता है। CHO मतलब देखिए कार्बोहाइड्रेट में आप लोग भी, मैं थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशंस में डिस्क्राइब करते जा रही हूँ, ताकि अगर आप उसका टेस्ट कल देंगे तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ अप रहेगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के पास हमारे दो फंक्शन, वैसे जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है 3 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, और कुछ शुगर्स के पास कीटोन ग्रुप हो गया, और OH ग्रुप। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया है? कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। तो फंक्शनल ग्रुप हो गए हमारे ये दोनों। अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। इस पे भी बताया था मैंने डायरेक्टली कि इस पे भी क्वेश्चन बनेगा। वन लिस्ट ऑप्शंस देखिए, बताइए। इतना देखने की जरूरत नहीं होना चाहिए था, अगर आपने NCERT का डायग्राम देखा होगा तो। विकास बेटा, रिवीजन नहीं हो रहा है? क्यों नहीं है रिवीजन? हाँ, एक ही दो तो बचा होगा एक ही बचा होगा भाई, मैंने बताया था पता है। और मैंने, अगर तुम लोग जब वीडियो देखोगे ना तो उसमें ये सब चीज़ें देखना, जो जो मैं बोल रही हूँ। जब वीडियो आप देखोगे तो ध्यान से देखना। मैंने ये भी बोला था कि इस पे भी क्वेश्चन आता है, और 1 ग्लिसरॉल होगा और 3 फैटी एसिडिक एसिड होगा। और अगर आप लोगों ने सच में स्ट्रक्चर देखा होता, लेकिन आप लोग मेरी बात मानते नहीं हैं, आप लोगों को तो लगता है मैम तो ऐसे ही बोलती होंगी, है ना।
तो अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होता तो आपको याद होता कि CH2OH CHOH ऐसे CH2OH करके ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल और यहाँ पे ऐसे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड चेन लगी होती है, अगर आपको याद होगा तो, स्ट्रक्चर याद होगा तो। याद आया? अ फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, ये भी मैंने बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट। हर स्लाइड पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो भी मैं बता देती हूँ। आपका नाम क्या है बेटा? हाँ, आपका फर्स्ट क्लास है? अच्छा, आज ये बायोमोलिक्यूल्स के Q&A हो रहे हैं, ठीक है। आपको पता होगा बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें आती हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो हम उसी के Q&A कर रहे हैं, ठीक है। बताइए, देखिए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टेरिफाइड टू ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच अ फॉस्फेट, यहाँ से देखिए, टू अ फॉस्फेट ग्रुप विच इज ऑल्सो अटैच टू अ ग्लिसरॉल। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? याद करो, फॉस्फोग्लिसराइड मतलब कि नॉर्मल पहले क्या बन गया हमारा, क्या बताया था मैंने, उसमें लास्ट में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि फैटी एसिड हो, फिर फॉस्फेट हो, फिर वो अलग ग्लिसरॉल से जुड़ा हो? ठीक, ओनली अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो बेसिकली हमारा इसमें कौन सा सही होगा? हमारा सही होगा 4 का A, ठीक है, जिसमें क्या है, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकता है, जो कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जिससे कि एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। इसलिए मैंने बोला था कि स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, और आज जाने के बाद आप लोग स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है बेटा? ठीक, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा था, प्रैक्टिस किया था, नहीं किया था? आज प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एक काम कर सकती हूँ मैं आप लोगों के लिए और एक्स्ट्रा, कि आप लोगों का जो ग्रुप है उस पर जाके मैं सारे स्ट्रक्चर्स की एक अलग से फ़ोटोज़ सेंड कर दूँगी, ठीक है, जो मैंने खुद से बनाए हुए हैं अपनी कॉपी में, वो सेंड कर दूँगी, ठीक है। उससे भी आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से बने हुए हैं। तो ये A वाला हमारा सही हो गया। नेक्स्ट, यूरिडिन प्रेजेंट ओनली इन RNA इज, ये तो बता देना चाहिए। यूरिडिन, ये नहीं पता होगी। न्यूक्लिक एसिड नहीं पढ़ा ना तुमने? वेरी गुड, प्रैक्टिस किया था, प्रैक्टिस किया था, ऐसे ही याद है, वेरी गुड। देखो, यूरिडिन जहाँ पे भी आएगा ये न्यूक्लियोसाइड होता है। यहाँ से मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, देखिए न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बहुत बार क्लास में बताया, अगर आप लोगों ने कहीं पे नोट डाउन की होती मेरी बातें, तो उसमें लिखा होता है कि उसमें क्या होता है, हमारा शुगर होता है, फॉस्फेट होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक, ये बातें मैंने बताई हैं। और न्यूक्लियोसाइड अगर आप इसको क्या कर दें तो आप क्या होता है, इसमें फॉस्फेट माइनस हो जाता है, ठीक है, फॉस्फेट माइनस हो जाता है। और ये किससे मिलकर बना होता है, हमारा शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये हमारा यूरिडिन न्यूक्लियोसाइड हो गया, इसके पास फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। अगर ये UTP लिखा होता, यानी कि यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट, तब ये क्या हो जाता, न्यूक्लियोटाइड हो जाता। लेकिन अभी क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है। यूरिडिन, जैसे अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं तो इसमें आपको ये पता चल जाता कि DNA और RNA के पास यूरेसिल होता है, ठीक है। तो पहली बात तो प्यूरिन पिरिमिडिन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्यूरिन यहाँ से ये चीज़ याद कर लीजिए कि प्यूरिन जो होता है वो हमेशा एडेनिन एंड ग्वानिन, और इस पे एक एक क्वेश्चन बनते हैं, जो चीज़ें मैं लिख रही हूँ, तो इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। एडेनिन, ग्वानिन और पिरिमिडिन होता है हमारा कट। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ,
इसको न्यूमोनिक्स की तरह। ये होता है हमारा साइटोसिन, ये होता है हमारा यूरेसिल, ये होता है हमारा थायमिन, ये होता है हमारा थायमिन। तो ये आपको रटा होना चाहिए, इससे आपके पता नहीं कितने कोई। और ये भी याद रखिएगा, पता नहीं मैंने आप लोग क्लास में ये चीज़ बताई है कि नहीं, प्यूरिन हमेशा डबल रिंग होता है और पिरिमिडिन हमेशा सिंगल रिंग होता है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया न्यूक्लियोसाइड। ए वाला आंसर हमारा सही है, राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़े। इसको तो आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग इसका आंसर सही दे दोगे। यहाँ पे ये पूछा गया है विच वन आउट ऑफ ए टू डी, मतलब ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा बेसिक एमाइनो एसिड है, बेसिक एमाइनो एसिड कौन सा है इसमें। क्वेश्चन पढ़ने की आदत थोड़ी सी जल्दी तब पड़ेगी जब आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। बेसिक एमाइनो एसिड, सेकेंड, हाँ बिल्कुल सही, बी ना। अब सेकेंड मतलब ये ऊपर भी हो सकता था। तो इसमें हमारा बी वाला यानी डी आंसर सही है। क्यों सही है? क्योंकि मैंने जब आपको पढ़ाया था कि अमाइनो एसिड में, तो वहाँ पे साफ साफ था क्या चीज़ थी वहाँ पे, अगर आप लोग को याद होगा थोड़ा सा, NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, 2NH2 ग्रुप है। इसका मतलब ये क्या हो गया, बेसिक एमाइनो एसिड। अगर यहीं पे कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया जाए और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिए जाएं, मतलब कि ये वाला क्या है हमारा फर्स्ट वाला एसिडिक एमाइनो एसिड, तो अगर इसी को चेंज कर दिया जाए तो दूसरा क्वेश्चन इसी पे बन सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, इसका बताइए। इसका तो नहीं आप लोगों को पता होगा तो मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, स्पेस। The given diagrammatic representation shows one of the categories of small molecular weight organic compound in which in the living tissue, मतलब living tissue में एक compound पाया जाता है। ठीक है, identify the category shown, इसमें x को identify करना है कि x हमारा है क्या आखिर। ठीक है, तो x हमारा यहाँ पे देख लियो क्या, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, कॉमन सेंस लगाइए तो इसका आंसर आप थोड़ा बहुत मैं देखूँ कि दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर इसके आसपास पहुंच सकते हो। शुगर का है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, इतना और हिंट दे रही हूँ कि न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए आपने कभी पढ़ा होगा, तो उसमें 3 चीज़ें अभी मैंने आगे भी बताई कि उसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं, शुगर होता है, फॉस्फेट। बहुत बड़ा हिंट दे दिया। अब बताइए, सही है, सही है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या जुड़ा होगा, 7 का, इसके आगे एक चीज़ लिख लीजिएगा, यहीं पे लिख लीजिए ये बात। 7th वाला क्वेश्चन है ना, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस विद पेंटोज शुगर। ये क्या है हमारी, पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड एन शुगर बनाती है। और इसके पास कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं हमारे, साइड। पिरिमिडिन हो गया, प्यूरिन हो गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, 1 हो गया, ये वाला होगा। क्यों होगा बताइए, पिछले वाली स्लाइड में इसका आंसर छुपा था। बताइए बताइए, डी वाला होगा।
न्यूक्लियोटाइड हो सकता है ये, टाइड हो सकता है ये, फॉस्फेट होना चाहिए ना उसके लिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियोसाइड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्वानिन ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। एमाइनो एसिड नहीं हो सकता। फिर इन दोनों में से कुछ एक बचा, तो अब ये देखो यहाँ से ये कट गया, डायरेक्टली कट गया। क्यों कट गया? न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि फॉस्फेट नहीं है, कॉमन सेंस आ गया। फिर न्यूक्लियोसाइड क्यों हो सकता है? अगर आपको यूरेसिल का स्ट्रक्चर नहीं भी पता था, मान लो मेरे को भी नहीं याद है अभी यूरेसिल का स्ट्रक्चर, तो एक कॉमन सेंस से ये आंसर निकल के आ गया, ठीक है, कि यूरेसिल, क्योंकि यहाँ पे शुगर है और मैंने बताया शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस ही जुड़ा होगा। अगर यहाँ पे कहीं फॉस्फेट ऐड दिखा देता तो आगे न्यूक्लियोटाइड और एडेनिन हो सकता था, ठीक है। बात समझ में आई? इस तरीके से अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी पता है तो उसके नियर एंड डियर में आप आंसर निकाल सकते हो। ये बताइए, विच वन ऑफ द बायो मॉलिक्यूल इज करेक्टली, ये तो आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं। इसको मैंने जो मैंने एकदम बार बार बताया है और रिवीजन बताया कि इसको तो मतलब आना ही आना है, वो तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और बहुत इम्पॉर्टेंट बता रखा है क्लास में, बहुत इम्पॉर्टेंट। इसमें बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड, कौन सा एकदम सही बताया गया। जैसे ही आपको याद आ रही होगी मेरी क्लास कि मैंने कहा था कि पाल्मिटिक एसिड का नंबर याद रखिएगा कि 16 होता है कि 18 होता है, हाँ, तो फिर सेकंड वाला सही है कि गलत है? गलत है। एडिनाइलिक एसिड, एडिनोसिन विद ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल। एलिनिन अमाइनो एसिड कंटेन एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एनीवेयर। और लेसिथिन सबसे इम्पॉर्टेंट बताया था, और वो फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड भी होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है और फॉस्फोग्लिसराइड होता है। याद आया? इसलिए मैंने कहा था कि इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इसका भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। है? पहला किसका है? वेरी गुड, बस सही है। तो कौन सा हुआ इसमें? डी, लेसिथिन। ए वाला हमारा क्या है? कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब पता चला क्यों मैंने लेसिथिन बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया है कि लेसिथिन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम इस तरीके से क्वालिफाई होता है, पढ़ने के लिए बहुत वास्ट है, पढ़ोगे सब, लेकिन उसमें से पूछा क्या जाता है, नीट मांग क्या रहा है, ये आपको समझना है। वो समझाने के लिए हम खड़े हैं, बस आप मेरी बातों को सुनते रहिए और वहाँ से आंसर निकाल लीजिए। अबाउट 90, ये तो बहुत आसान है। ये बताओ कि कार्बन, हाइड्रोजन, ये तो मैं तुरंत एक्सपेक्ट कर रही हूँ आंसर तुम लोग से। हाँ, तुम तो इस पे बहुत वो कर रही थी कि बताइए मैम इसका क्या है, कोई बता सकता है? क्या सल्फर और मैग्नीशियम हो सकता है? कैल्शियम बोला नहीं जाता है? थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो, अगर ब्रेन चलाओगे तो आंसर दे दोगे। क्यों बोला जाता है कि कैल्शियम खाओ? कैल्शियम मतलब दूध पियो, क्यों बोला जाता है? सब तो कार्बन, हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा ये पूछा जा रहा है कि 98%। अच्छा एक मिनट, मैं हिंदी बता दे रही हूँ क्वेश्चन की क्या क्या है। 98% ऑफ द मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कम्पोज ऑफ जस्ट, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म का 6 एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा उस ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया कार्बन, हो गया ये तो, बट ऑब्वियस सी बात है भाई, सब जगह पाया जा रहा है, चाहे आप जिसका भी स्ट्रक्चर उठा के देख लो, न्यूक्लिक एसिड हो गया, लिपिड हो गया, बस किसी का भी स्ट्रक्चर उठा के। हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। फॉस्फोरस भी क्यों? क्योंकि अगर आप अपना न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें भी फॉस्फेट हर जगह है। तो बट कॉमन सेंस सी बात है कि वहाँ से आपका आंसर निकल आया। सोचना है, दिमाग लड़ाना है, रटना नहीं, रटने से ज़्यादा दिमाग चलाना है। बहुत ईजी, वेरी ईजी। इसका आंसर कितने लोगों को पता है? सबसे सिंपलेस्ट, सबसे आसान अमाइनो एसिड का नाम बताइए, जिसको जिसको पता है हाथ उठा दे, क्योंकि इसका आंसर नहीं मिला तो मुझे बहुत बुरा लगेगा।
1 2 3 4, मैं हाथ देखना चाह रही हूँ, बड़ा सा उठाओ। 1 2 3 4 5, पता है 6, वेरी गुड। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट होता है क्योंकि उसमें क्या होता है मैंने बताया था, अब मैं नहीं बताऊंगी, अब आप लोग जाके स्ट्रक्चर की लास्ट में साइड चेंज होती है ये। बगल में कौन है देखो, तो सिंपलेस्ट हो गया हमारा ग्लाइसिन, ठीक है। द मेजर रोल ऑफ माइनर एलिमेंट्स इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्ट एज, ठीक, मतलब कि मेजर रोल जो होता है माइनर एलिमेंट्स का लिविंग साइड में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जीवित ऑर्गेनिज्म में जो माइनर, जो कम मात्रा में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनका रोल क्या होता है, वो को फैक्टर ऑफ एंजाइम की तरह काम करते हैं कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एमाइनो एसिड की तरह। अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओगे तो भी आंसर दे दोगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा दोगे तो आंसर दे दोगे। कॉमन सेंस बताएं कैसे लगेगा, बताएं, हम ही बताते हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं। बाइंडर ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कोई मतलब ही नहीं है इसका इस चीज़ से, ठीक है। ये पूछ रहा है मेजर रोल बताइए, ज़्यादा जिसका रोल हो। ये कह रहा है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ हार्मोन्स, अगर हर इतने सारे हार्मोन्स हैं सबका कंस्टिट्यूएंट हुआ तो माइनर एलिमेंट कैसे हो गया, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड, ये क्या मतलब है, बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड का तो CHON होते हैं, तो वो तो मेजर एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो ये भी गया। को फैक्टर ऑफ एंजाइम्स, जो हमारे छोटे छोटे होते हैं, हमारे ये जैसे हो गए मैग्नीशियम हो गया, ये सारे जिंक हो गए, तो ये क्या हो गए, ये माइनर एलिमेंट है। ये हम केमिस्ट्री में भी कर चुके हैं, हम लोग बायोलॉजी में भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर यहाँ से सही निकल गया, समझ गए। कॉमन सेंस से जब कुछ ना आए तो 3 ऑप्शन पढ़ के, 2 ऑप्शन पढ़ के आइडिया लग जाता है कि क्या सही हो सकता है क्या गलत। एग्ज़ाम इज़ अबाउट टू द स्ट्रैटेजी, कि आप कितना दिमाग लगा सकते हैं वहाँ पे। लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ लिपिड, अगर किसी ने मेरी क्लास अटेंटिवली सुनी है तो इसका तो तुरंत आंसर आना चाहिए। हाँ अच्छा, अब तो तुम्हें हम क्या ही बताएं, कौन बता सकता है, सेकेंड है, सही बात है। लिपिड वाटर में इंसॉल्युबल क्यों होते हैं, मैंने बताया था, लिपिड वाटर में इंसॉल्युबल इसलिए होंगे क्योंकि उनके पास हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है, तो वो वाटर लविंग तो वैसे ही नहीं होते, तो हाइड्रोफोबिक समझ में आ रहा है, हाइड्रोफोबिक तो वैसे ही हो गए, क्लियर है ये बात। तो बी वाला सही आंसर, कुछ करना ही नहीं था इसमें। ये वाला मानते नहीं पता होगा तुम लोग को, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे। स्पॉइलेज ऑफ ऑयल कैन बी डिटेक्टेड बाय विच फैटी एसिड, तो इरूसिक एसिड याद कर लीजिए इसको। हाँ एनसीईआरटी में नहीं, कुछ चीज़ें आपको एनसीईआरटी से बाहर हमेशा मिलेंगी, वो जो है वो देखिए, मैं इस पे बाद में बात करेंगे। इसेंशियल अमाइनो एसिड बताइए, इस पे भी मैंने बताया था कि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो आप सारे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड की आप ट्रिक्स के साथ रट लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही, अगर आपने याद किया होता तो आपको याद होता, फिनाइलएलेनिन, ठीक है। What are the most diverse molecules in the cell, सबसे ज़्यादा डाइवर्स मॉलिक्यूल जो कि सेल में पाया जाता है, इसका आंसर भी अगर आपने मेरी क्लास को ध्यान से सुना है तो कर देंगे फटाक से। हाँ लिपिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है तुम्हारी बॉडी में, लिपिड नहीं होगा तो तुम काम नहीं करोगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल, प्रोटीन्स, मैंने बताया, बहुत बार बताया, दूध पियो दाल खाओ, जब मैं वो बोलती हूँ तो इसका मतलब होता है वहाँ से भी एक आंसर निकलता है, समझे। द 4 एलिमेंट दैट मेक अप, अब फिर से 4 एलिमेंट जो बिल्कुल सही, CHON सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट, नंबर C राइट। एमिनो एसिड्स आर मोस्टली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, ये नहीं बताओ, हाँ एमिनो एसिड्स आर मोस्टली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, ये नहीं पता होगा मैम, हम मानते हैं ये वाला,
अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड से, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। आएगा ये भी, तुम पढ़ लो। ये नहीं आएगा, अच्छा रुक जाओ, अब तुमसे हम सोच रहे जल्दी क्वेश्चन करा दें, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा, वाटर कितना परसेंट पाया जाता है? लिविंग सेल के पास इतना होता है, तो वाटर प्रेजेंट इन द, हाँ ज़्यादा देख के बोल दिया ना, हम भी फेल। 65 to 70%। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, बताइए यहाँ से क्वेश्चन, ये आपने नहीं देखा होगा, अभी सुना भी नहीं होगा। निकोट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं? जो हमारी ग्रोथ में डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते हैं, जिनके कुछ एडिशनल रोल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या ग्रोथ रिस्पॉन्स वाला हो सकता है? कॉमन सेंस। क्या इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन हो सकता है? कॉमन सेंस। न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होगी? तो न्यूट्रिटिव वैल्यू होगी तो ग्रोथ नहीं हो जाएगी, तो क्या हो सकता है? अगर आपको नहीं भी पता है तो आपने यहाँ से आंसर निकाल लिया, समझ में आया? तो डिफेंस एक्शन हो गया सी वाला। और ये कब होगा? जब आप मल्टीपल रिवीजन किए रहेंगे। अगर आपको कुछ नई भी चीज़ मिल गई तो आप वहाँ पे 2 ऑप्शन देख के कैलकुलेट कर लेंगे चौथा आंसर क्या होगा, समझ में आया? कॉनकेवलिन ए इज, क्या है कॉनकेवलिन ए? बताइए बताइए। हाँ पता है, कहाँ पीवाईक्यू किया है? अच्छा, तो ये डी वाला सही है। कॉनकेवलिन ए याद कर लीजिए कि लेक्टिन होता है, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। कॉनकेवलिन ए क्या है? हमारा लेक्टिन है, ठीक है। प्रोटीन्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन एनिमल्स? हाँ वेरी गुड, बी, बताया भी था। इंसुलिन कहाँ से हो गया जी? इस पे तो बताया भी था, तुम किसी का फेवरेट क्वेश्चन था ये। हाँ तुम, हाँ किसी और को पता है? GLUT4 मतलब कि इंसुलिन डिपेंड, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट। ये मसल में ट्रांसपोर्ट कराता है, हमारी स्केलेटल मसल में, और इसका नाम होता है GLUT4। याद कर लीजिए इसको, जहाँ GLUT4 दिखे और जहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर दिखे वहीं पे आपको आंसर मार देना है खटाक से। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, GLUT4 और इंसुलिन डिपेंडेंट, 3 चीज़ें आपने देखी, आपको आंसर पता है। पेपर लीक, ठीक है। तो GLUT4, हाँ तुम यहाँ पे मैं तुम्हें इतना बता दूंगी कि उतना पेपर तुम्हें कोई वैसे दे देगा तो नहीं पता होगा, लेकिन तुम लोग मेरे साथ चलो, ये चीज़ है। विच वन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड? बताइए। भाई ट्रिप्सिन है ही नहीं, और कोलेजन बता रखा है, हीमोग्लोबिन है ही नहीं, इंसुलिन है ही नहीं, बात खत्म, तुरंत आंसर। ये भी तुरंत आंसर आ जाना चाहिए, तुरंत। बहुत इजी, वेरी इजी, बहुत इजी है ये। नहीं आ रहा है इसका आंसर? हर्षित भाई कुछ नहीं है, देखो इसमें ये पूछ रहा है कौन सा है कार्बोहाइड्रेट जो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करेगा। याद आ रहा होगा कि जब मैंने ये न्यूक्लियो प्रोटीन पढ़ाया था, ग्लाइको प्रोटीन पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि उसमें जो ग्रुप्स जुड़ जा रहे हैं वो किसकी तरह काम करेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह। तो यहाँ पे ग्लाइको प्रोटीन, अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिया होता तो जितनी बार मैंने क्लास में बोला है, जहाँ पे ग्लाइको टर्म आया वहाँ पे क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। आंसर यहीं से निकल आता, अगर आपको याद नहीं होता तो चाहिए और मेरी सारी वीडियोस पलट के देखिए और वहाँ से आपको सारे के सारे आंसर मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं भी पता था तो आप यहाँ से मार सकते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन इसका सही आंसर हो जाएगा। जब मैंने आप लोग को प्रोटीन पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होती है उसमें प्रोस्थेटिक पार्ट, मतलब कि प्रोटीन के साथ कुछ और एडिशनल, एक होते हैं सिंपलर प्रोटीन्स, एक होते हैं हमारे क्या होते हैं? कंपाउंड प्रोटीन। कंपाउंड प्रोटीन के साथ क्या होते हैं? कुछ एडिशनल ग्रुप्स जुड़े होते हैं जिन्हें हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप में भी मैंने बताया था कि जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन हो गई तो मतलब वहाँ न्यूक्लिक एसिड जुड़ा है, ग्लाइको प्रोटीन हो गई मतलब कि वहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ा है। याद आ गया?
डिवीज़न नहीं, किसकी फॉल्ट बताइए, बताइए। अगर मैं जितना बोलती हूँ अगर तुम लोग उसके नोट्स भी ना बनाओ, उसको बस खाली ऐसे ऐसे नोट कर लो ना, तो Q&A कर ले जाओगे। कौन सा रॉन्ग है जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से। बहुत इजी, वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी, बताइए जल्दी आंसर, जल्दी बताइए। हाँ, कौन सा रॉन्ग है पूछा है, रॉन्ग। हाँ, सेलुलोज पॉलीसेक्राइड होता है। हाँ, वही तो बोलो सही। बी होगा, ये गलत है। सुक्रोज डाइसेक्राइड होता है भाई, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सेलुलोज पॉलीसेक्राइड होता है, ग्लाइसिन सल्फर कंटेनिंग हो ही नहीं सकता। अभी मैंने बताया था सिर्फ H ग्रुप जुड़ता है वहाँ पे। अगर आपको एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद हो तो आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी, आप यहीं से डायरेक्ट आपने इसका आंसर मार लिया। एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट रिवीजन एंड स्ट्रेटजी। और दिमाग कितना चलाया आपने वहाँ पे, बायो मतलब नहीं है कि रट लेंगे तो खाली हो जाएगा। द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड इज फॉर्म्ड ए, वेरी गुड, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, नाग। जहाँ पे ऑर्थोपोड का काइटिन मतलब काइटिन, काइटिन किससे मिलकर बना था, नाग से मिलकर बना था। याद आया, तो आंसर हो गया काइटिन मतलब नाग, मतलब ए। तुम लोग भी जहाँ पे काइटिन देखना वहाँ पे नाग जुड़ा है, आंसर सही, समझे। काइटिन मतलब काइटिन किसकी सेल वॉल है, फंजाई की सेल वॉल जो है काइटिन से मिलकर बनी होती है। काइटिन किससे मिलकर बना होता है, नाग से मिलकर होता है। नाग क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोज। इतना जाने, काइटिन देखा, तुम लोग के लिए बता रहे हैं, काइटिन देखा, ऑप्शन नाग देखा, हो गया ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूस, बहुत बार बताया क्लास में मैंने, बहुत बार, कि नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। अब तो इस पे तो मतलब पता है। हाँ हाँ, सुक्रोज भाई, बिना कुछ सोचे समझे सुक्रोज, कुछ सोचना ही नहीं था। और मैंने क्लास में वीडियो मेरे बहुत ध्यान से देखा करिए आप लोग, एक बार नहीं, अब मुझे लग रहा है, मुझे तो खुद क्वेश्चन देखने के बाद लग रहा है कि बहुत बार देखा करिए ठीक है। सुक्रोज हो गया। मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज, काइटिन मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज क्या है, बताइए बताइए जल्दी बताइए। हाँ, सिंपल पॉलीसेक्राइड है क्या, नहीं है, ये नहीं पढ़ा होगा, ये ध्यान नहीं है, स्ट्रक्चर देखा नहीं होगा, है ना। देखो सल्फर कंटेनिंग, ये बस इतना याद रखना, नाइट्रोजन कंटेनिंग। आज जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा इसको और अच्छे से देख लीजिएगा, और जब DPP मिलेगा उसका भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। पॉलीसेक्राइड, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिए, मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आपको और भी कराने हैं, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड हो गया हमारा काइटिन। ये बताइए, ये भी नहीं पता होगा आपको, तो इसका आंसर डायरेक्टली लिख लीजिए, 30 का 2 and 4, 30 का T। इसमें क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट कॉमनली फाउंड एज स्टार्च इन प्लांट। ये तो हमें पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट प्लांट में जो स्टोरेज वाली शुगर होती है वो हमारी स्टार्च होती है, ठीक है। विच, जिसके पास 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्टार्च के पास 5 गुण होते हैं स्टार्च के पास। ईजिली ट्रांसलोकेटेड मतलब ईजिली ट्रांसलोकेट मतलब इधर से उधर भेजी जा सकती है, ठीक है। केमिकली नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है, जल्दी नहीं रिएक्ट करती है। ईजिली डाइजेस्टेड बाय एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ से पता है एक ऑप्शन तो यहाँ से मार सकते हो, इतनी ईजिली ये डाइजेस्ट नहीं होती है, तो ये वाला तो गलत हो गया, ठीक है। तो थर्ड वाला तुम्हारा, यहाँ से 2 तो तुम्हारे गए, ठीक है, 2 गए, ये याद रखना, नॉट ईजिली डाइजेस्टेड बाय एनिमल्स, 2 गए। अब बचा तुम्हारे पास 2 and 4, केमिकली नॉन रिएक्टिव, कॉमन सेंस, कि
5 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च जो कि इसको स्टोरेज, कोई भी चीज़ अगर हमें स्टोर करनी है वो अगर किसी भी चीज़ में इतनी आसानी से घुल जाएगी तो क्या वो जो है क्या कहते हैं हमारी स्टोरेज शुगर हो सकती है? कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग, नहीं हो सकती है। तो यहाँ से तो ये ऐसे ही चला गया बिना पढ़े। मैं तो मतलब बायो की नहीं होती तो भी सॉल्व कर दूँ इसे। केमिकली नॉन रिएक्टिव, ठीक, तो हो गया ख़त्म। 2 सॉरी मतलब ये तो सही होगा, 2 और 4 ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। तो आपका आंसर नंबर डी सही हो गया। ये भी नहीं पता होगा, मान सकते हैं। सेलुलोज इज मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ पाइथियम। नोट डाउन कर लीजिए इसको कहीं। सेलुलोज मेजर कंपोनेंट ऑफ, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ ऑप्शन में अगर ये चारों हैं तब कुछ और होगा ऑप्शन में, तो वो भी देखना पड़ेगा, लेकिन ये आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। पाइथियम, आंसर नंबर सी सही। कार्बोहाइड्रेट, द मोस्ट एबेंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये भी ऐसे ही मार देना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ाई आपने की है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला बायोमोलिक्यूल है हमारा अर्थ पे, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस किया जाता है किसके किसके द्वारा? बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, एल्गी, और क्या लगता है तुम्हें ये सही हो सकता है? फंजाई सही हो सकता है, हाँ। और देखो ये और ये तो ऐसे ही गए, पूछो क्यों गए? क्योंकि यहाँ प्लांट नहीं है, ठीक है। और फंजाई और बैक्टीरिया में अगर आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले इवोल्यूशन में बैक्टीरिया आया, साइनोबैक्टीरिया आया। तो बैक्टीरिया तो करते हैं कार्बोहाइड्रेट का यूज़ सबसे ज़्यादा, फंजाई होगा नहीं। तो हमारा ए वाला सही आंसर हो गया यहाँ से, ठीक है। विच वन ऑफ द, ये तो पता ही है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, डी वाला सही है, सुक्रोज, खत्म काम। अच्छा रिड्यूसिंग शुगर पूछा है, सॉरी हमने नॉन रिड्यूसिंग सोचा, इसमें मेरी गलती है, जहाँ मेरी गलती होगी वहाँ मैं मानूंगी। नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमारी रिड्यूसिंग शुगर हमारी कौन सी हो गई इसमें? गैलेक्टोज, ठीक है। क्योंकि जितनी भी हमारी मोनोसैकेराइड शुगर्स होती हैं वो क्या होती हैं, आप लोग याद रख लो कि जितनी भी मोनोसैकेराइड शुगर्स, मतलब कि जहाँ भी आप ग्लूकोज देखोगे, गैलेक्टोज देखोगे, वो सब क्या है हमारी रिड्यूसिंग शुगर। मैनोज, और कौन सी थी? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज किससे मिलकर बना है? फ्रक्टोज भी तो रिड्यूसिंग ही हो जाएगी। तो ये सारी हमारी रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स, जिसमें से हमारा यहाँ पे आंसर नंबर ए सही है। सेलुलोज, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बताइए। पहले ये याद करो कि ब्रांच था कि अनब्रांच था? ब्रांच, हाँ है, बिल्कुल सही बताया हो। ब्रांच था नहीं, ठीक है, तो ये तो वैसे ही गया, ये भी ऐसे ही गया। फिर बचा, ये भी याद है कि बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना था, ठीक है। तो बस हो गया, ख़त्म काम। दिखने में ये बड़ा लग रहा है लेकिन आंसर करने में ये बहुत छोटा है। बस आपको इसके लिए ये याद रखना है कि कौन सा, मैंने ये भी बताया था कि आपको याद रखना है कि कौन सा ब्रांच्ड है, कौन सा अनब्रांच्ड है, किसमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है। समझ रहे हो? एक लाइन से कहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये मैं आपको जहाँ से बताऊँगी वहीं से आएगा। बस बेसिकली कि आप उस चीज़ को रिवाइज़ करो। लैक्टोज बहुत आसान, वेरी इजी, बताइए। अब देखिए, 2 नियर एंड डियर जब भी एग्ज़ाम वाले देते हैं ना, 2 एकदम नियर एंड डियर ऑप्शंस देते हैं, तो तीसरा और चौथा तो ऐसे ही चला गया, सी और डी तो ऐसे ही गया, ठीक है।
जब सी और डी ऐसे गया तो क्या आपको लग रहा है कि इन दोनों में से ए और बी में से कौन सा सही होगा? बताइए बताइए। ए और बी में नहीं बेटा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। याद कर लीजिए, जब मैं आप लोगों को लैकोपेरॉन पढ़ाऊंगी तब उसमें भी यही होगा, लैक्टोज। ये आपको याद होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो एकदम याद होनी चाहिए, जैसे सुक्रोज किससे मिलकर बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। लैक्टोज किससे मिलकर बना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आना ही आना है इस पे क्वेश्चन, इस बार नहीं तो मतलब क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इस पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल पॉलीसेक्राइड। बस देखिए, देखते हैं कौन बता पाता है। कौन इनमें से, कौन चारों में से, मतलब तीनों कौन से हैं जो पॉलीसेक्राइड हैं? बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट से बने हुए हैं। जल्दी। हाँ अच्छा, सुक्रो जिसने जिसने नहीं बता पा रहा है ना उसको हम बताएंगे। डी होगा। क्यों होगा? पहली बात देखो भाई, सुक्रोज तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो यहाँ से ये गया, ठीक है। माल्टोज तो वैसे भी नहीं हो सकता, यहाँ से ये गया, ठीक है। फ्रक्टोज है, यहाँ से ये गया। सुक्रोज फिर नहीं हो सकता, तो गया। फिर ये डी वाला ही सही। बहुत इजी है निकालना, बस इतना पता हो कि कौन कौन सा हमारे, बस दिमाग में ये होना चाहिए कौन सा डाइसेक्राइड, कौन सा पॉलीसेक्राइड। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर होगा? ए, ग्लाइकोजन ए का हो सकता है। बोलो सही से। हाँ तो बोलो, गलत ही तो होगा भाई। तुम लोग तो यहाँ पे सीखने आए हो, ऐसा थोड़ा ना है कि जो है तुम लोग यहाँ पे अभी एकदम मैं कहूँगी नहीं तुरंत ले आओ। मुझे 360 वहाँ चाहिए, एग्ज़ाम में चाहिए, समझ रहे हो? मतलब 360 बायो में, बाकी भी क्वालिफाई चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। कौन सा पॉलीमेरिक, ये भी मैंने अपनी क्लास में बोल रखा है कि कौन सा पॉलीमेरिक कंपाउंड नहीं होता है, कौन सा पॉलीमेरिक कंपाउंड नहीं होता है। मतलब कि देखो हर्षित, कौन से होते हैं जो मतलब बहुत सारी यूनिट से मिलकर नहीं बने होते हैं। प्रोटीन बना होता है बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। पॉलीसेक्राइड बहुत सारे उससे मिलकर बना है। न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। तो बचा क्या? लिपिड्स। सी वाला सही। अभी देखो, इस पे मैंने क्वेश्चन सबसे पहले आगे कराया था, तो इसको आप लोग बताएंगे, अब मैं नहीं बताऊंगी, जल्दी से बताइए। अभी मैंने इसको एक स्लाइड में लिखा हुआ था कि न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब न्यूक्लिक एसिड। हाँ डी। अच्छा, इस पे क्वेश्चन आएगा कल, मतलब कल क्या, कल भी आएगा और एग्जाम में भी आएगा। न्यूक्लियोटाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ वेरी गुड। बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। मैंने बार बार आपकी क्लास में बताया कि न्यूक्लियोटाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको दिमाग में बैठा लीजिए। बेस शुगर फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। ये आप कुछ चीज़ें जितनी मैं बोलती हूँ इससे आपके आराम से जो है, पता नहीं जितने मार सकते हैं यहाँ पे सब सही मारेंगे आप। ए सही, ठीक है भाई। सीधे देखो, बेस शुगर OH, कोई मतलब ही नहीं। OH क्या है मतलब? बेस शुगर फॉस्फेट, ये ब्रैकेट कहाँ से दे दिया? हमने कुछ पढ़ाया क्या कभी ब्रैकेट का? कोई मतलब नहीं। शुगर फॉस्फेट हो ही नहीं सकता। शुगर फॉस्फेट है, शुगर फॉस्फेट तो न्यूक्लियोसाइड भी नहीं होता है, वो भी शुगर और बेस होता है। वो कहाँ होता है भाई? न्यूक्लियोसाइड क्या होगा बताओ बेटा जल्दी। अगर फॉस्फेट हटा दें आगे वाले में से तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। और मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई थी। न्यूक्लियोसाइड का मैंने क्या ट्रिक बताई थी? N फॉर नाइट्रोजनस बेस, इधर देखिए इधर देखिए, N फॉर नाइट्रोजनस बेस और S फॉर शुगर। यहाँ से देखो भाई, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, हम मान सकते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक। नाइट्रोजनस बेस, बड़े बड़े लोगों को कंफ्यूजन लगेगा, तुम लोग अभी अभी सुन लो तो होगा, लेकिन इसीलिए मैं कहती हूँ कि रिवीजन चाहिए। शुगर, ठीक है। और अगर इसमें हमने फॉस्फेट ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। बिना न्यूक्लिक एसिड कराए आपके क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, यहाँ से समझ रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड हो गया ये।
विच प्यूरिन हैज़ अ बेस इज फाउंड इन, बस बिल्कुल सही, यूरेसिल। ये तो रटा हुआ है, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कंटेन्स 4 pyrimidine bases? किसके पास 4 pyrimidine bases हैं? pyrimidine मैंने बताया था, हाँ, इसमें देख के बताओ। फर्स्ट, वेरी गुड, ए वाला सही। अब इसमें ये जब आप लोग देखिएगा क्या हुआ, pyrimidine bases मैंने बताया CUT, ठीक है, यानी साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। अब इसमें आप कैलकुलेट करते रहिएगा कहाँ पे 4 pyrimidine बेस पाए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे भी चेक करिएगा, यहाँ पे भी चेक करिएगा। और ए बी जो है ये तो मतलब बी वाला सही नहीं है, बी सी है तो ये सही नहीं, तो ये तो वैसे ही गया। और इसमें ये देखिए मैंने क्या बताया, pyrimidine बेस CUT। अब ये मत कहना मैम ने कट बताया था, ठीक है, क्योंकि ये साइटोसिन है, बार बार नहीं लिखूंगी मैं, ये यूरेसिल है, ये है थायमिन, ठीक है। अब 4 बेसिस पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे थायमिन 1 2, ठीक है, फिर क्या है हमारा साइटोसिन 3 4, हो गया, हो गया, डन है। इसका आंसर यूरेसिल होगा बेटा। ये जो है हमेशा होता क्या है डीएनए में, ये बात जिसको नहीं पता है वो कहीं नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से कहीं पे। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं ATGC, ठीक है, ATGC। और इसमें से जो आरएनए में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, बताइए, AGC और T की जगह U, ठीक, समझ में आ गया। तो ये पूछा जा रहा है कि विच प्यूरिन बेस इज फाउंड इन यूरेसिल, ठीक है, सॉरी, विच प्यूरिन बेस इज फाउंड इन आरएनए, नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, सही बात है, ये सही बोल रही है। प्यूरिन पूछा है ना, pyrimidine नहीं पूछा है, यूरेसिल कहाँ से हो जाएगा, पूछा है आरएनए में कौन सा प्यूरिन पाया जाता है। अभी मैंने आगे भी बताया था, मैंने तो जल्दी जल्दी में, प्यूरिन एडेनिन और ग्वानिन होता है, एडेनिन और ग्वानिन होता है, और pyrimidine होता है क्या, बार बार बताई हूँ, अगर उसने पलट के, थैंक यू सो मच बेटा, pyrimidine होता है हमारा CUT, ठीक है। तो यहाँ पे प्यूरिन बेस पूछा है आरएनए में, और आरएनए में जो प्यूरिन बेस पाया जाता है वही डीएनए में भी पाया जाता है, ठीक है। तो प्यूरिन मतलब आरएनए में, मतलब क्या हुआ, यहाँ से आंसर डी हुआ, थैंक यू सो मच। आगे बढ़े, थैंक यू। इन आरएनए थायमीन इज, हाँ आप बता सकते हैं आप इसका आंसर, मैं तो पहले से करके बैठी थी, मुझे लगा जल्दी, अब सही है, डी यूरेसिल। ये चीज़ें एकदम रट लीजिए, डीएनए में कौन से बेसिस होते हैं, pyrimidine कौन क्या क्या होते हैं, प्यूरिन क्या क्या होते हैं, स्लाइड में लिखा हुआ है, बार बार नोट डाउन करिएगा। कुछ चीज़ें आपको न्यूक्लिक एसिड में पढ़नी है जो मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ, जिसमें से इसमें स्लाइड्स में मैं बता भी चुकी हूँ। पहली चीज़ जो आपको याद रखना है, प्यूरिन क्या होता है पता होना चाहिए, pyrimidines क्या मतलब कौन कौन से होते हैं, जैसे प्यूरिन हमारे एडेनिन ग्वानिन, बार बार लिखवा रही हूँ मैं, ये CUT, ठीक है। फिर उसके बाद प्यूरिन क्वेश्चन बन सकता है, ये हमारा होता है डबल रिंग, डबल रिंग होता है, pyrimidine होता है हमारा सिंगल रिंग, ठीक है, सिंगल रिंग। फिर उसके बाद मैंने बताया कि A और T, ATGC किस में पाया जाता है हमारा, डीएनए में, ये याद होना चाहिए हमेशा। और AUGC किस में पाया जाता है हमारा, आरएनए में, ये टिप पे होनी चाहिए ये बातें, कि अगर मैं भी जल्दी जल्दी में जैसे कहीं
बढ़ रही हूँ तो सामने वाला करेक्ट कर दे, ये इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। एडेनिन बहुत इजी, अभी उसी पे देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। प्यूरिन, ए वाला सही, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, अ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ, बहुत इजी, देखो इस पे ही कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। फॉर्म्ड ऑफ किससे बना होता है न्यूक्लियोटाइड? थर्ड ऑप्शन देख लें अब हम भी, पता चला जो है नाइट्रोजनस बेस सुगर फॉस्फेट। ठीक, डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ, एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं इसका आंसर आप लोग से। हाँ, बी, डी, वेरी गुड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, साइड्स नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है डीएनए, मतलब डीएनए पूरा मॉलिक्यूल है और डीएनए की सबसे छोटी यूनिट न्यूक्लियोटाइड और डीएनए में पाई जाने वाली सुगर डीऑक्सीराइबोस। इसी वजह से डीएनए किसकी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। सो डी इज एकदम करेक्ट आंसर। तो मुझे देखना पड़ता है तो रहेगा। द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, क्या है बेसिक यूनिट न्यूक्लिक एसिड? यहाँ अभी बता चुकी हूँ पहली वाली स्लाइड में, न्यूक्लियोटाइड। डी इज करेक्ट आंसर। आरएनए डज नॉट पजेस, उसी पे डी, थायमिन नहीं होता है ना, डज नॉट पजेस पूछा है। अब आए स्ट्रक्चर ऑफ राम, ये पता नहीं कितने लोगों को पता होगा लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। रामाचंद्रन प्लॉट और प्रोटीन का आप समझ लीजिए कि जीवो युगों से रिश्ता है, तो जहाँ रामाचंद्रन प्लॉट वहाँ आपको प्रोटीन आंसर में मार देना है, ठीक है। रामाचंद्रन प्लॉट इज़ यूज टू कन्फर्म द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मतलब कि रामाचंद्रन जी साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बताया था, ठीक है। इन्होंने पूरा बताया था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि किस में अल्फ़ा हेलिक्स पाया जाता है, किस में बीटा पाया जाता है, तो ये रामाचंद्रन जी ने बताया था प्रोटीन के बारे में, तो ये रटा होना चाहिए एकदम से, ठीक है। बी, प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन? बताइए जल्दी से इसका आंसर। हाँ, एस्टर बॉन्ड सुना था क्या उसमें? थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग, हाइड्रोफोबिक तो होगा ही होगा, हाइड्रोफोबिक हो ही जाएगा इंट्रैक्शन, क्योंकि बहुत सारे H बॉन्ड तब तक जुड़ चुके होंगे, सेकेंडरी में ही बहुत सारे H हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पे होगी, फिर ये था कि टर्सरी में क्या होता है, प्रोटीन फोल्ड हो जाती है। जब प्रोटीन फोल्ड होगी तो उसमें बहुत सारे हमारे क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड भी होंगे जिनके पास कोई चार्ज नहीं होगा, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा ही होगा टर्सरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्यों होगा, आयनिक ग्रुप, भाई कुछ एसिडिक ग्रुप वाले अमाइनो एसिड होंगे, कुछ बेसिक ग्रुप वाले अमाइनो, उनके बीच में भी क्या होगा। क्या आपने एस्टर बॉन्ड कहीं पे भी प्रोटीन में सुना? सुना एस्टर बॉन्ड? सुना? तो बस डी। इसका बताइए, ये वैसे क्वेश्चन गलत है, मतलब नीट वालों ने ही गलत पूछ लिया था, मेरे नीट वालों तो हमने ऐसे ही दिया है ये, इसको इसलिए आपको दिया गया है ये कि आप स्ट्रक्चर को बहुत हल्के में लेते हैं और आप लोग स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते हैं, तो आप लोग देख लीजिए कि स्ट्रक्चर किस तरीके से आ जाते हैं, कि स्ट्रक्चर पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें जो है लिख लीजिएगा, और इनके जो पूछे गए हैं एटलीस्ट उनके स्ट्रक्चर तो आपके मतलब मैं तो कहती हूँ सारे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर टिप पे होने चाहिए। एक बार न्यूमोनिक्स बना के याद कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे इसमें जो है कौन सा है, 50 ना, हाँ 50, इसमें लिखिए डी ए वाला जो है हमारा, तो आप इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा, सीरीन के स्ट्रक्चर को। ए वाला हमारा क्या है, यहाँ पे बोल रहा है मेथियोनिन, तो ए वाला स्ट्रक्चर हमारा सीरीन का है। फिर उसके बाद बी वाला स्ट्रक्चर हमारा सिस्टीन का है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सी वाला स्ट्रक्चर हमारा टायरोसिन का है,
और यहाँ पे गलती क्या हुई थी, इन्होंने ये तो दिया था क्या कहते हैं कि डी ग्लूटामिक एसिड है, लेकिन इन्होंने CH2 देना भूल गए थे। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर जिसने इसको अटेम्प्ट किया होगा तो उसके आंसर मिल जाते हैं। वो मतलब नेग्लिजिबल मान लिया जाता है कि बच्चे ने अटेम्प्ट किया है तो बस। लेकिन यहाँ पे एक CH2 ग्रुप ऐड होना चाहिए डी वाले में, उसके बाद 1 CH2 ग्रुप इज मिसिंग, 1 CH2 ग्रुप इज मिसिंग, सो वाई ऑप्शन में क्या होगा, नन। ठीक है, ऑप्शन में होगा नन। ठीक, क्लियर। ये इसका आंसर जल्दी से देख लीजिए। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड, दोनों किसके पास होते हैं, तो इसका आंसर होगा डी वाला, सही। बाकी की कुछ स्लाइड्स मैं आप लोगों को हो पाएगा तो कंफर्म नहीं बोलती हूँ, मैं शाम तक भेज दूँगी। समझ में आ गया? थैंक यू सो मच।